नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आखिर पता कैसे चला, किस तरीके से जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जॉर्ज बर्टन बंधुओं द्वारा इनके बारे में पता लगाया गया। दयाराम साहनी ने अपनी एक टीम बनाकर लाहौर से कराची के मध्य, जहां से जो उन्हें लेटर प्राप्त हुआ था, और उसी के बारे में खोजबीन करते उत्खनन कार्य किया और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगाया। किस तरीके से उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था ये भी हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जब पहला नगर जो खोजा गया वो हड़प्पा नगर था, और हड़प्पा नगर खोजने के कारण ही इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हम चर्चा ये कह रहे थे पिछले वीडियो में कि किसी भी सभ्यता का जीवन या किसी भी समाज को जानने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर हम सभ्यता को पढ़ने के लिए किस तरीके से उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और उनके अलग अलग लाइफ स्टाइल को देखते हैं। देखिए, जब एक समाज से कोई भी व्यक्ति दूसरे समाज में जाता है तो सबसे पहला तो उसका जो सामना होता है वहाँ के लोगों से होता है। सपोज आप मानते हैं, एक मानिए उदाहरण के तौर पे समझ जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, आप अपने शहर से दिल्ली शहर को जाएं और जैसे ही दिल्ली शहर के स्टेशन में आप पहुंचेंगे और स्टेशन से उतरेंगे तो आप सबसे पहले दिल्ली के लोगों को देखेंगे। दिल्ली के जब लोगों को देखेंगे तो उनका वेशभूषा यानी कि उनके वस्त्र वगैरह देखेंगे कैसे हैं, उनके जोड़े को देखेंगे कैसे ये विवाह किए हुए हैं, इनकी पत्नियां कैसी हैं, एक पत्नी है, दो पत्नी है, तीन पत्नी है, कैसे चल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे है ना, कैसे मनोरंजन कर रहे हैं। क्योंकि भाई एक दिन में तो सब चीजें नहीं जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी। तो इसी तरीके से हम किसी भी सभ्यता को जानने के लिए सबसे पहले सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो जब आप लोगों से मिले, उनके बारे में जाना, तो ये उनका सामाजिक जीवन हो गया। इसके पश्चात आप मुख्य रूप से गए किस लिए हैं। मान लीजिए कि एक शहर से आप दूसरे शहर में व्यापार करने के उद्देश्य से गए, आपका व्यापार में घाटा लगा, आप दूसरे स्थान में जा रहे हैं व्यापार करने, दूसरे समाज में दिल्ली गए व्यापार करने के लिए। तो उस दौरान पे आपने देखा, आपने सीखा कि अगर मुझे व्यापार करना है, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर यहाँ पे अपनी दुकान खोलूंगा तो कल को दुकान खोलने पर मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो, कोई रोड़े ना अटकाए, कोई परेशान न करे। तो सबसे पहले जिस एरिया में आप अपना व्यापार स्थापित करना चाहते हैं वहाँ की राजनीति जानेंगे कि किस तरीके से हमको महीने का किराया देना होगा, क्या यहाँ कोई गुंडा वगैरह तो नहीं है जो हफ्ता वसूल करता हो। तो अगर हफ्ता वसूल करने भी आएगा तो यहाँ पे इस एरिया में, इस स्थान में सबसे ज्यादा चलती किसकी है, कौन से नेता की चलती है, तो आप उस नेता से संपर्क करेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ कि सामाजिक जीवन के तुरंत बाद हमें राजनीतिक जीवन देखना पड़ता है। इसके पश्चात आपने नेता से मुलाकात कर ली, उसको अपनी परेशानियां बता दी, कंडीशन बता दी, उसने कहा कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा। इसके पश्चात अब आप क्या करेंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे, यानी कि आपने अपनी दुकान खोल ली, व्यापार करना चालू कर दिया। तो व्यापार जब करने लगे, आपके पास पैसा आ गया, आपने अपनी जेब से शुरू में लगाया, बाद में आपके पास अच्छा पैसा आने लगा। तो किसी भी सभ्यता का जो तीसरे नंबर में हम जानते हैं तो वो जानते हैं आर्थिक जीवन। उस आर्थिक जीवन के पश्चात जो अंत में हम किसी भी सभ्यता का जानेंगे वो जानेंगे धार्मिक जीवन। जैसा कि मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, काफी समय बीत गया, 1 साल 2 साल हो गए। उस 1 साल से 2 साल के बाद आपको बिजनेस में अब घाटा लगना चालू हो गया, मतलब कि जो पूंजी आपने लगाई थी वो पूंजी समाप्त हो गई और अब आपका जो व्यापार है वो मंदा हो गया, व्यापार पूरी तरह से चल नहीं रहा।
तो उसके लिए आप क्या हो गए, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, बहुत परेशान हो गए। और परेशान के समय में आप क्या करते हैं कि आसपास के लोगों से, और चूंकि समाज में रह रहे आपको काफ़ी समय हो गया होगा, आपके कई मित्र हो गए होंगे, आपने मित्रों से अपनी व्यथा बताई कि काफ़ी समय से मेरा व्यापार धीमा है, मंदा है, चल नहीं रहा। तो उस कंडीशन में वो जो लोकल वहाँ के लोग होंगे वो आपको सजेशन देंगे। सजेशन क्या देंगे, मान लीजिए वो आपको बता दिए कि पास में ही एक मंदिर या मस्जिद है, वहाँ से जाने पर वहाँ पर आप अगर मन्नत मांगते हैं तो आपको पूरी आपकी जो मुराद है, जो भी परेशानी है वो दूर होती है। सपोज उसने क्या किया कि आपने उन लोगों से सुना और उस मंदिर या मस्जिद में आप गए और आपने प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी परेशानी मेरे साथ चल रही है, इस परेशानी को पूरी तरह से दूर करें, है ना। आपने मन्नत मांग ली। जैसे ही आप मंदिर गए, मस्जिद गए, लौट के आए, 2-3 दिन बाद क्या होता है कि एक रिएक्शन हुआ जिसमें आपका व्यापार पूरी तरह से पुनः चलने लगा, पुनः रफ्तार पकड़ने लगा। इससे आपने क्या किया कि आपकी धार्मिक आस्था बढ़ी और आप उस मंदिर या मस्जिद को पूरी तरह से मानने लगे। यानी कि आपको विश्वास हो गया कि ये वास्तव में बहुत प्रभावशाली मंदिर या मस्जिद है, क्योंकि इसने मेरे व्यापार चलाने में मदद की। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक सभ्यता का सबसे आखिरी में हम धार्मिक जीवन जानते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले धार्मिक जीवन के बारे में। अब हम चूंकि इनके क्षेत्र विस्तार की बात हम बाद में करेंगे, और जब हम इनका लिविंग स्ट्रक्चर जानेंगे, उस लिविंग स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेंगे बाद में, और विस्तार कितना इनका विस्तार था, कहाँ कहाँ तक फैली थी। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको एक दिशा के माध्यम से छोटा सा इन्फॉर्म किए दे रहा हूँ कि इन सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण समाज विस्तारित था वो उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में कहाँ कहाँ था। अच्छा, एक छोटी सी और जानकारी दे दो समझने के लिए, केवल नॉर्मली, कि सबसे पहली दिशा कौन सी होती है दोस्तों, पूर्व दिशा। दूसरी कौन सी होती है दोस्तों, दूसरी दक्षिण दिशा होती है। और तीसरी कौन सी होती है, तो तीसरी मैं आपको बता दूं पश्चिम दिशा होती है। और चौथी जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, आपकी उत्तर होती है। यानी चौथे नंबर में उत्तर आती है, लेकिन आप पढ़ते कैसे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो कि सर्वथा गलत है। हालांकि इतना गौर कोई नहीं करता, नॉर्मली बड़े बड़े लोग भी, ज्ञानवान लोग भी इसमें जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोल देते, लेकिन वास्तव में जो हमारे वेदांग बने हैं उन वेदांग में जो छठवां वेदांग है वो है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र में पूर्व पहली दिशा, दक्षिण दूसरी, तीसरी पश्चिम, चौथी उत्तर मानी गई। तो हम ये चाहेंगे, मैं इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो बता रहा था कि कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र था वो था आपका आलमगीर। आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ये एक शहर था। मतलब पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार आलमगीर तक। दक्षिण में हम देखें तो यह था दाइमाबाद, दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वही हम पश्चिम में अगर देखें तो ये था सुतकांगेडोर, या इसको कई लोग सुतका गोंडा भी कहते थे, सुतकांगेडोर। कई बार एग्जाम में सही जोड़ी मिलाने के लिए दोस्तों आ भी जाता है, तो इससे एक बार ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं अभी ट्रिक भी बता दूंगा। उत्तर में जो है वो जम्मू कश्मीर में था, चेनाब नदी के बगल में मांडा। तो इसकी अगर सिंपल सी हम ट्रिक जाने तो जैसा हम नॉर्मली दिशा पढ़ते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वैसे ही इनके पहले पहले अक्षर को आप उठा लीजिए और उसी हिसाब से रख दीजिए। तो पहला अक्षर ले लिया आ, दूसरा अक्षर ले लिया सु, तीसरा ले लिया हमने माँ, और चौथा ले लिया हमने दा। तो आसू मांदा, ये इसकी क्या बन गई, ट्रिक बन गई। आ से आलमगीर, सू से सुतका गोंडा, माँ से मांडा और दा से दाइमाबाद। तो इस तरीके से आपको याद करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। अब हम चर्चा करते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो दयाराम साहनी ने सन 1921 में इसका उत्खनन कार्य किया और पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में
पता चला। हालांकि कई इतिहासकार कहते हैं कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार खोजा था, पर उसका कोई प्रमाण उतना तथ्यों के आधार पर नहीं मिलता दोस्तों। तो सबसे पहला हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में। तो मैंने जैसा कि बताया कि सबसे पहले आप सामाजिक जीवन में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि हमें सामाजिक जीवन पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला ये सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीणी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि यह सभ्यता प्रायः व्यापार किया करती थी और इसीलिए यह सभ्यता को नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी गई। तो ये दोस्तों सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता। साथ में इम्पावर कैसा था, यानी कि सत्ता कैसी थी। इम्पावर दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई जो मॉर्गन थे उन्होंने कहा था कि आदि सत्ता मात्र सत्तात्मक थी, बच्चे अपने माताओं के पास ज़्यादा रहते थे। तो ये सत्ता माता प्रधान सत्ता थी। माता प्रधान सत्ता के बारे में पता कैसे चला, बहुत सारी नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई, तो ऐसा माना गया कि यहाँ पर नारियां प्रधान थी। घर का जो मुखिया होता था वो नारी होती थी। आज की डेट में हम आर्यों की संतान हैं, हमारे घर में जो मुखिया होता है वो माता नहीं बल्कि पिता होता, फाइनल डिसीजन पिता लेते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे घर में आप पावर देखेंगे माताओं की ही रहती है ना। माता के बिना आप जो है कोई भी विरुद्ध उनके कार्य कर नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा तो वो कि जब पोंछा लग रहा हो तो ऐसा गुजरना पड़ता है कि जैसे रास्ते में बारूद बिछे, है ना। तो वो अलग चीज़ है दोस्तों, उसमें ज़्यादा आप लड़ना नहीं घर में, ना बोलना, नहीं डंडे अलग से पड़ेंगे और मुझे तो बुलाया ही जाएगा फिर। तो सत्ता कैसी थी दोस्तों, मात्र सत्तात्मक, यानी माताएं क्या थी, प्रधान थी, मात्र सत्तात्मक, माताओं की चलती थी। यहाँ पे माताएं ही परिवार का मुखिया हुआ करती थी। इसके पश्चात दोस्तों परिवार कैसे पाए जाते थे, तो आपको पता है कि ये नगर में रहते थे, नगरीय सभ्यता थी। तो नगर में परिवार दोस्तों कैसे पाए जाते हैं, दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक आपका परिवार होता है एकल परिवार, जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार, मतलब जिसमें सब लोग रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, सभी लोग। तो एकल परिवार या जिसे नाभिकीय परिवार भी हम कहते हैं, तो ये यहाँ पे पाए जाते थे। होता ये था कि माता पिता और उसके कैसे रहते थे, बच्चे रहते थे, और जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो बच्चों को विवाह करने के पश्चात अलग कर दिया जाता था। तो फैमिली जो है संयुक्त नहीं हो पाती थी, तो नाभिकीय परिवार यहाँ पे दोस्तों पाए जाते थे। विवाह कैसे करते थे, तो विवाह का जो उल्लेख मिलता है, इतिहासकार कहते हैं कि विवाह इनके यहाँ पे एक विवाह का प्रचलन था, यानी कि जीवन में केवल एक ही बार ये विवाह करते थे। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी दोबारा विवाह नहीं करती थी, और अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति भी दोबारा विवाह नहीं करता था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, कई लोग नहीं करते, कई लोग कर भी लेते हैं, है ना। हमारा समाज एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा देखें तो भोजन में आ जाए, क्योंकि जब आप दूसरी सभ्यता में जाएंगे तो भोजन भी तो देखेंगे। दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के लोगों का खान पान भी देखेंगे, धीरे धीरे आप भी आदत डालेंगे। तो ये कैसे थे दोस्तों, तो आपको पता है कि आदि मानव मांसाहार तो था ही, तो और इसके अलावा कृषि कार्य सीख लिया था तो कृषि कार्य भी सीख लिया था, तो शाकाहारी तो थे ही। इसके अलावा ये मांस का भी प्रयोग करते थे, जिसे हम कह सकते हैं मांसाहारी। मांसाहार के अलावा हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो उस समय शक्कर, गन्ना, चीनी सबके बारे में उतना नहीं जानते थे, तो मिठास के लिए जो नेचुरली वनस्पतियों से जो मधुमक्खी शहद बनाती थी, तो शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। इसके पश्चात वस्त्रों में आ जाए तो दोस्तों उल्लेख मिलता है कि सूती वस्त्रों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया है। इसके कई प्रमाण हैं, जब हम चर्चा करेंगे आगे इसके बारे में बृहद चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अन्य सभ्यता से भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि सूती वस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता ने ही किया। तो वस्त्र कैसे पहनते थे, तो दोस्तों आपको पता है कि सूती वस्त्र की चर्चा की, मतलब सूती वस्त्र तो पहनेंगे क्योंकि ठंड भी पड़ती थी,
तो ठंड के साथ साथ में कैसा करते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इन सब का उल्लेख मिलता है। सजने संवरने के लिए भी बहुत आगे थी। जैसे आज के समय में लड़कियां भी बहुत मेकअप करती हैं, है ना, मेकअप इतना कि अब कुछ पूछो ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो श्रृंगार होता था दोस्तों, तो श्रृंगार स्त्री व पुरुष दोनों किया करते थे। लड़के भी सजने लगे हैं आजकल, है ना। कल्चर ये है कि लड़कियों के बाल छोटे होते जा रहे, लड़कों के बड़े होते जा रहे। लड़के भी आजकल लिपस्टिक वगैरह लगाने लगे। भाई बहुत सारा, मुझे नाम तो नहीं पता मेकअप के, लेकिन मैंने देखा है लड़कों को, है ना, बहुत सारे लगाते हैं। जैसे फेयर स्टिक्स आती है, लगा लेते हैं गोरा बनने के लिए। लेकिन भैया कौआ कितना भी नहा ले, बगुला तो बनता नहीं, है ना। तो जितना भगवान ने दिया है उतने में ही रहना चाहिए। अब ये भी नहीं कि आप राक्षस बने रहें, अच्छे से बने रहें, कहने का अर्थ ये है ना, जितना दिया उतना। तो श्रृंगार में उल्लेख मिलता है स्त्री व पुरुष दोनों का, स्त्री व पुरुष दोनों का। इसके पश्चात हम बात करते हैं मनोरंजन। भाई मनोरंजन भी किया करते थे, आप भी तो मनोरंजन कर रहे हैं इस समय लॉकडाउन में। कई लोग चंदा गोटी के अलावा लूडो गेम जो मोबाइल एंड्रॉयड में प्रचलित हो गया है वो खेलते हैं। सांप सीढ़ी, कैंडी क्रश, कैंडी सोडा सागा, जो ऐसे गेम बने हुए हैं। कई टिकटॉक, हाँ बहुत सारी फेमस चीज़ टिकटॉक तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक स्टूडेंट का जो हाथी जैसा तो है और नाच रहा है वीडियो टिकटॉक में, फॉलोअर्स भी अच्छे हो गए उसके। तो ऐसी कंडीशन इस समय लॉकडाउन में लोगों की प्रतिभाएं उभर के आ रही हैं। तो आप भी अपनी प्रतिभा को उभारें और टिकटॉक में आए या यूट्यूब में आए, अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए किस तरीके से जो है सब चीज़ों की चर्चा करें। तो मनोरंजन की अपन बात कर रहे थे। तो मनोरंजन कैसा, ये लोग खेलते थे चौपड़ खेलना, चौपड़ जो शकुनी मामा खेला करते थे, पासा भी उसी को कह देते हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों को आपस में लड़वा देते थे, पशु पक्षी को लड़वाना ये भी इनका मनोरंजन होता था। लोग तो दोस्तों को लड़वा देते आपस में, ये पशु पक्षी लड़वाया करते थे, है ना। इस तरीके से काम थे। ताड़ी का रस भी पीते थे, ताड़ी के पेड़ होता है और उसकी डंठल को तोड़ लेते थे, उससे रस निकलता था, पी लेते थे, उससे जो है हल्का फुल्का नशा इत्यादि भी आया करता था। ठीक, इसके बाद देखिए सब कुछ हमने देख लिया लगभग। तो अब ये इनका अंतिम संस्कार देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद हम इसका राजनीतिक आर्थिक अगले वीडियो में देखेंगे। तो अंतिम संस्कार जो था तो वो 3 प्रकार से प्रचलित था। आप तीनों प्रकार जानते हैं। पहला होता है दाह संस्कार। हमारे यहाँ पे प्रचलित सर्वाधिक जो है वो दाह संस्कार है। दाह संस्कार में क्या होता है कि शव को जला दिया जाता है, यहाँ शव को जला भी देते थे। दूसरा था आपका समाधिकरण, दफना देना। ये भी आपने देखा है ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाइयों में, मुस्लिम समुदाय में और भाइयों में प्रचलित है कि मरने के पश्चात जो है समाधिकरण, दफना दिया जाता है। तीसरा जो है जिसे हम कहते हैं आंशिक समाधिकरण। दोस्तों आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, आंशिक समाधिकरण में कि शव को खेतों में छोड़ दिया जाता था और जो जीव जंतु होते थे उन्हें खा लिया करते थे और जो उनकी अस्थियां रहती थी उनको दफना दिया जाता था। तो इस तरीके से उनके अंश को दफना दिया, मतलब आंशिक समाधिकरण हो गया। वर्तमान में पारसियों में प्रचलित है, उनकी डेड बॉडी को छोड़ देते हैं। उनके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, पारसियों के बारे में। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निर्माण जीएस यूट्यूब चैनल को देखते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।